अब बच्चों, गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टैनिटी पढ़ने के पहले यहाँ पे एक नोट डाला हुआ, हालांकि सच्चाई ये है कि ये नोट अगर आपको बोर्ड मेंस नीट के हिसाब से ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन फिर भी शुरुआत कर रहा हूँ तो शुरू शुरू में लिखा हुआ है इसलिए बता भी दे रहा हूँ। देखो बच्चों, जो एक्चुअली लॉ थर्मोडायनेमिक्स पूरी पूरी चैप्टर है, ये 3 लॉ में विभाजित है। हाँ, कुछ लॉज फिजिक्स यूज़ करती है, कुछ लॉ केमिस्ट्री यूज़ करती है ना। फर्स्ट लॉ हमने अच्छे से देखा पड़ा हुआ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। सेकेंड लॉ ये बात करता है कि भैया पूरी की पूरी एनर्जी कभी कभी पूरी की पूरी वर्क में नहीं बदल सकती, इसलिए फिजिक्स इस्तेमाल करती है, क्योंकि आपको ही पता है एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। हाँ, उसको केमिस्ट्री में हमने स्पॉन्टैनिटी के टर्म्स में देखा है, पर मोर और लेस उसकी बात वही है। और जो थर्ड लॉ है बेटा, वो थर्ड लॉ एंट्रोपी के बारे में चर्चा करते हुए ये कहता है कि बच्चों, एंट्रोपी होती है आवारापन। आवारापन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के एकदम पास हैं तो वो सॉलिड है, दूर है तो वो लिक्विड है, बहुत दूर है तो वो गैस है। तो एक्चुअली आप बताइए, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कब होता है? सॉलिड में ही होता है। लेकिन बच्चों, भले सॉलिड में अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, लेकिन बच्चों बहुत पास होने के बावजूद ना कुछ एंट्रोपी यानी कि आवारापन फिर भी रहता है। क्यों? क्योंकि सर कुछ नहीं तो कम से कम ये अपनी जगह में इंटरनल एनर्जी लेके वाइब्रेट तो कर ही सकता है। तो एक्चुअली थर्ड लॉ इसी पे आधारित है। थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम होगा ना, तो उसका आवारापन जीरो तभी हो पाएगा जब टेम्परेचर, उसका इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? व्यक्ति के टेम्परेचर पे। जब उसका टेम्परेचर जीरो हो जाए, और कौन से स्केल में जीरो हो जाए? एब्सोल्यूट स्केल में, यानी कि केल्विन स्केल में। तो बोला जाता है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कंप्लीटली जीरो तब होगी जब जीरो केल्विन टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। और सच्चाई ये है बेटा कि जीरो केल्विन टेम्परेचर तक टेम्परेचर को घटाना संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। ऐसा कोई भी औजार या कोई भी फ्रिज या कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जो जीरो केल्विन को छू पाए। हाँ, और जब छुएगा तभी जाके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस भी रुकेंगे, यानी कि उसकी आवारापन यानी कि घूमने की क्षमता पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो यही थर्ड लॉ है, मैं आपको पढ़ देता हूं एक बार। कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जीरो केल्विन पे जो छुपा है वो मैं बता देता हूं, द एंट्रोपी, लिखा नहीं है, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। टेकन इसलिए लिखा है क्योंकि जीरो कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी आप जीरो केल्विन टच नहीं कर पाओगे। इसलिए मैथमेटिकली ये मैं दिखा रहा हूं कि एंट्रोपी यानी कि एस विल अप्रोच जीरो। चेंज की बात नहीं कर रहा मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो कब होगी? अप्रोच करेगी जीरो को जब आप टेम्परेचर को जीरो केल्विन को अप्रोच करवाओगे। तो लिमिट मैथमेटिकली इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो प्रैक्टिकली ना हो पाए उसको फिर भी आप मैथमेटिकली देख सकते हो कि अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा। और यही लिमिट का मैथमेटिकल काम है जो कि आपने शायद मैथ्स में 11-12 में पढ़ोगे भी या पढ़ लिया होगा, है ना। तो डेफिनेशन हो जाती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाती है थर्ड लॉ की, कि एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो। टेंड्स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली ये जीरो प्रैक्टिकली कभी नहीं होता है। बात समझ में आती है सबको? यहां तक तकलीफ किसी को? तो चाहो तो आप ये नोट डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ सकता हूं मैं? बच्चों बोलना पड़ेगा, मैं कम हाँ हाँ बुलवाऊंगा, लेकिन जब बुलवाऊं तो प्लीज़ ठीक है, मतलब तभी बोलो जब आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, वरना आप पूछ सकते हैं ना, लेकिन शांत रहने से अच्छा जब जब रिस्पॉन्स चाहूँ तो पूछ लो ना, दिक्कत हो तो, वरना हाँ बोल दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा हूँ बच्चों में। अब आगे की कहानी है, मैं जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि भैया कभी भी कोई प्रोसेस खुद ब खुद होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं को जानने के लिए हमने आवारापन चेक किया और देखा कि आवारापन हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, तभी कोई काम खुद ब खुद होगा। लेकिन जो मैथमेटिकल जो थर्मोडायनेमिक टूल बना वो तो बना एंट्रोपी, और बोला गया एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एफ किसका इंक्रीज होगा? टोटल। तो कई लोगों ने कहा यार हमको तो सिस्टम की एंट्रोपी चेक, सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, तुम हमसे सराउंडिंग में भी क्यों काम करवा रहे हो? हम अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो हमको टोटल, हम क्यों सराउंडिंग पे काम करें, हमको सिर्फ सिस्टम पे काम करना है। तो एक और थर्मोडायनेमिक टूल बनाया गया
जो कि स्पॉन्टैनिटी चेक कर पाए। और एक्चुअली ये टूल एक और चीज़ चेक कर लेता है, मैथमेटिकली निकाल लेता है कि किसी भी सिस्टम में यूजफुल वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है। मतलब सर डेल्टा जी भी वर्क के जैसा है? हाँ बेटा, बेटा क्योंकि जो भी हीट होती है वो हीट ही तो आदमी को काम करने में मददगार होती है। तो अगर आप देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हमने फैक्टर्स बनाए हैं, पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, चाहे वो एंथैल्पी हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, ये सब की यूनिट जूल ही है। उसी प्रकार से जो गिब्स फ्री एनर्जी है, नाम में भी एनर्जी है, या गिब्स एनर्जी कहते हैं, कई लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ये सब की भी यूनिट जूल ही है। तो गिब्स एनर्जी है किसी भी सिस्टम में यूजफुल वर्क करने की कितनी क्षमता है। तो इंग्लिश है कि पॉइंट नंबर 1, द गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेलेबल is defined as maximum amount available to a system during a process that can be converted into useful work. English सही नहीं है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ. The Gibbs energy of a system is defined as maximum amount of energy available, maximum amount of energy available to a system during a process that can be converted into useful work. सिस्टम के पास मैक्सिमम कितनी एनर्जी या औकात है जो औकात किसी भी प्रोसेस के दौरान यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है किसी के पास 100 रुपये हो लेकिन 100 रुपये में 70 रुपये में ही काम करे, बाकी 30 रुपये उड़ा दे, है ना। जैसे आप फॉर इंस्टेंस आपके पास जितनी भी एनर्जी है उसमें मान लो आप 8 घंटा पढ़ाई करते हो, लेकिन 24 घंटे में अगर 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी के आप काम में यूजफुल काम नहीं कर रहे हो। सोना भी मान लो हटा देता हूँ, लेकिन होता है ना, मोबाइल चला रहे हो ये वो, है ना। तो एक एग्जाम्पल है, बाकी हाँ थर्मोडायनेमिकली बात ये, इसको थोड़ा सा फिजिक्स के हिसाब से बात करूँ तो आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तो जितना पेट्रोल डलवाया बेटा सारा का सारा पेट्रोल आपका गाड़ी थोड़ी चलवाता है भाई। कुछ जो हीट होती है वो जब भी पेट्रोल जलाओ, देखो 2-4-10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद बाइक चाहे जो भी हो, देखो गर्म हो जाता है नीचे का इंजन, तो गर्म में भी तो एनर्जी लगी होगी ना, मतलब वो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई होगी ना, वो तो वेस्ट हो गई, है ना। तो ये सब जो फ्रिक्शनल लॉसेज ये सब होते हैं एक्चुअली यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाते, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी यही कैलकुलेट करती है कि किसी का 100 रुपये में से कितना काम में यूजफुल वर्क हो रहा है, क्या काम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो और स्पॉन्टैनिटी भी चेक कर देती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट उसी पॉइंट में कि एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है विच इज़ मेजर ऑफ कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। कहता है इट इज़ थर्मोक्वांटिटी विच इज़ अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू, यहाँ पे होना चाहिए डू यूजफुल वर्क, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखते हुए लिखोगे तो सही लिखोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सर मैथमेटिकली बना दीजिए, तो मैथमेटिकली बच्चों डेफिनेशन ही है तो पता ही होनी चाहिए। जी क्या होता है? H माइनस टी एस। अच्छा, हर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होती है, ये भी एक्सटेंसिव है। हर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होती है, ये भी स्टेट फंक्शन है। तो क्योंकि स्टेट फंक्शन, अच्छा नीचे डेफिनेशन देख लो, वेयर H क्या है? एंथैल्पी पता है, S क्या है? एंट्रोपी पता है, T क्या है? केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता है, और G क्या है? गिब्स फंक्शन, और गिब्स फंक्शन फिर से लिखा हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ, कोई रोकेगा तो रुकूंगा वरना मैं बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट। अब सर क्योंकि ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है तो इसमें भी चेंज ही देखा जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ भले छुपा हुआ है मैं लिख देता हूँ, ये हमने लिखा है चेंज इन गिब्स एनर्जी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेंज इन गिब्स एनर्जी। और चेंज क्या होता है बच्चों? डेल्टा जी। तो चेंज क्या हो जाएगा बच्चों? जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। कोई दिक्कत? चलो, तो ये जो इंग्लिश छुपी हुई है वो आप छोड़ भी सकते हैं, तो सीधा नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं। और अगर बच्चों g बराबर है h माइनस टी एस के, तो डेल्टा g बराबर हो जाएगा डेल्टा h, अच्छा ये माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, डेल्टा h माइनस डेल्टा टी एस के। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम क्यों लिख दिया गया है? क्योंकि बेटा यही तो सबसे प्राइमरी रीज़न था कि हमको एक ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन चाहिए जो सिस्टम के रिस्पेक्ट में बताए कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, टोटल के रिस्पेक्ट में नहीं, है ना। तो इसलिए जान के मैंने लिख दिया है कि अगर तुम डेल्टा जी सिस्टम का निकालोगे तो डेल्टा एच भी तुमको सिस्टम का निकालना पड़ेगा और डेल्टा टी एस भी तुमको सिस्टम का निकालना पड़ेगा। तो वही नेक्स्ट लाइन से बता भी रहा है कि डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस
ये प्लस लिखा हुआ है, माइनस तक कर दिया मैंने। अब बच्चों डेल्टा टी एस को कैसे लिखेंगे, क्योंकि सर मान लो हमको बोला जाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बी करो, तो हम कैसे करते हैं, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए करते हैं ना। बस वही बात, डिफ्रेंशिएशन मतलब छोटा सा चेंज और डेल्टा मतलब एक बड़ा चेंज, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। क्या, पहले को कांस्टेंट मानो, देखो पहले को कांस्टेंट माना तो करा टी और डेल्टा एस प्लस, हालांकि प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अंदर माइनस, ये बाहर माइनस है और ये है ऐसा, तो अंदर खोलेगा तो ये हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस और माइनस एस डेल्टा टी। हेलो, बाकी लोगों तकलीफ? नो सर। अच्छा, अब याद करो बच्चों, हमने जब भी एंट्रोपी डिफाइन किया था हमने कहा था ना सिस्टम को हीट दो या लो रिवर्सिबली, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हेलो, तो बेटा जब भी एंट्रोपी डिफाइंड होती है ना तो सिस्टम का टेम्परेचर हम जनरली कांस्टेंट ही रखते हैं, तो वही हम कंडीशन आगे लगा दे रहे हैं और हम कह रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। अगर ये वाला फैक्टर जीरो हो गया तो बचा क्या, डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। हेलो, वो वाला फैक्टर जीरो हो गया, कट गया। हेलो, तो बच्चों अब भले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये एक्चुअली आप यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो इसलिए मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया है, लेकिन आप जब भी अपने क्वेश्चंस में या सवालों में देखोगे ना, या आप तक भी आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, हमने कभी भी डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा एस कभी भी अब तक जब लिखा था तो हम सिस्टम सिस्टम नहीं लिखते थे। तो सर यहाँ क्यों लिखा है बेटा, यहाँ सबसे पहले तो इसलिए लिखा है कि हम ये सिस्टम के लिए कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब एक साइन कन्वेंशन जान लो, साइन कन्वेंशन ये है कि अगर हम कभी भी सिस्टम के लिए बात करनी हो, जो कि हम हमेशा ही करते हैं, तो हम सिस्टम ना भी लिखें तो चलेगा, मतलब कुछ ना लिखें, मतलब अगर हम सिंपली इसको लिख दें, क्या लिख दें, देखो नीचे लिखा है, अगर सिंपली हम इसको लिख दें डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मतलब मैं सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ। तो सर अगर सराउंडिंग या टोटल यानी कि यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ तो लिखना पड़ेगा। तो अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब सिस्टम की बात है, और अगर सराउंडिंग या यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल क्योंकि मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंग्लिश लिखी भी हुई है बाद में कि यूजुअली द सबस्क्रिप्ट सिस्टम इज ड्रॉप्ड एंड वी सिंपली राइट दिस इक्वेशन एज दिस। हाँ, सराउंडिंग या टोटल की बात करेंगे तो लिखना कंपल्शन है, कुछ नहीं लिखा है मतलब वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, कोई तकलीफ। डायमेंशन की बात कर देते हैं आगे, तो कहता है डायमेंशनली वी इफ वी एनालाइज कॉमा वी फाइंड दैट डेल्टा जी हैज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। आइए इसको एनालाइज कर लें। कैसे एनालाइज करोगे भाई, ऊपर फॉर्मूले में देख लो, डेल्टा जी किसके बराबर है, एच माइनस टी एस के, तो हमको पता है एच डेल्टा एच ये तो सर जूल ही होता है, माइनस टी डेल्टा एस का भी यूनिट देख लो बच्चों, टी होता है कैल्विन और डेल्टा एस का यूनिट होता है जूल पर कैल्विन, तो कैल्विन कैल्विन कट गया, तो देखो अल्टीमेटली इसकी भी यूनिट जूल ही होगी। बोलो हेलो। हालांकि आप जब थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो बच्चों एनर्जी का लेन देन ना सिर्फ जूल में नहीं, एक्चुअली किलो जूल्स में ही होता है, तो इसलिए हम यूनिट ऑफ जी को जनरली किलो जूल पर मोल में ही देखेंगे। अब पर मोल क्यों कर दिया, क्योंकि हम हमेशा एक मोल की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि हर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी तो एक्सटेंसिव होती है सर, तो हम उसको पर मोलर ले लेते हैं ताकि वो इंटेंसिव हो जाए। हेलो, याद है बात? बाकी लोगों हेलो। अच्छा, जो भी बच्चों ये पर्चियाँ लगी हुई हैं, ये पर्चियाँ ये बच्चों ने अपना काम करते हुए जो भी जेई नीट के सवाल लगाए होंगे, तो कभी कुछ डिस्कशन के दौरान बेटा सवालों से नई नई चीज़ें आती हैं समझ में, तो बच्चे अपना निष्कर्ष लिखते हैं। तो मैं आपसे फिर भी यही कह रहा हूँ कि आप इन पर्चियों पे ध्यान नहीं देंगे, क्यों, ये निष्कर्ष आपके निकलने चाहिए। आपको किसी के निष्कर्ष पढ़ना है तो इस लाइक थ्योरी को बर्डन कर देना, जब ये निष्कर्ष आपके होंगे तो आपको ये मदद भी करेंगे। तो आप ये इंडिविजुअलिस्टिक काम है ना, तो भाई मास्टर तो सबको पढ़ाता है लेकिन हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आता, तो ये वो वाली बात है ना। तो ये आपको जब काम करना तो करना, अभी ये पंचायत मत करना, कोशिश भी मत करना वो देखने की, क्योंकि बच्चा जब अपनी समझ लिखता है तो अपने शब्दों में लिखता है,
और उसके पीछे आधार होता है, कुछ सवाल जवाब, वो अदरक लहसुन, तो वो सब आपको मैं यूजुअली जब भी डाउट्स कराता हूँ तो मैं बोलता ही हूँ ना, इम्पोर्ट कर लेना, है ना। तो वो वाली बात है। बट फिलहाल जो हमारे पास टाइम है, हम केवल इसको ही कर लें। और मैं आपको एक सच्चाई भी बता दूं कि ये अगर आप जेई मेंस और नीट टारगेट कर रहे हो तो ये मोर देन सफिशिएंट बात है जो अपन कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन सर नेक्स्ट स्टेप होता है। तो फिलहाल जब तक हम 11वीं 12वीं करते हैं तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम मेंस और नीट लेवल को कम से कम क्लियर करके हासिल कर लें। और उसके बाद अगर आपके पास क्षमता है और आप अच्छा स्कोर ला पा रहे हो तो बच्चों मेंस और एडवांस के बीच में भी बहुत टाइम फ्रेम होता है। वैसे ही नीट और एम्स के बीच में भी काफ़ी टाइम फ्रेम होता है। तो वो टाइम फ्रेम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम होगा सीढ़ी क्रमांक 2 से 1 पे पहुंचने का। लेकिन 2 तक का तो रास्ता क्लियर करो। इसलिए मैं फिर से वही बात कह दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिछले नोट्स थे तो शायद कुछ बच्चों को ऐसा मन कर रहा होगा कि अरे सर ये पूरा नहीं करा रहे, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ये। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक नेक्स्ट है, शायद ये 3 लिखा हुआ है। तो 3 में हमने पढ़ा कंडीशन ऑफ स्पॉन्टैनिटी। अब सर इतनी गाना तो गा रहे हो कि डेल्टा जी से स्पॉन्टैनिटी चेक हो सकती है, कैसे? आइए इसको डिराइव कर लें। तो इसमें कह रहा है कि देखो तुमको पता है ना कि डेल्टा एस टोटल होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, हाँ इक्वेशन 1। फिर कहता है चलो कंसिडर करो कि एक सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद सराउंडिंग। अच्छा, थर्मल ये कंडीशन लगा के ही बात करनी है यहाँ पर। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। मतलब एक डब्बा है तो डब्बे के ऊपर बच्चों प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, तो वो भी फिक्स हो गया, और टेम्परेचर भी फिक्स है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो हम हीट का जो भी लेन देन करेंगे ऐसे करेंगे कि टेम्परेचर चेंज ना हो। सर अगर हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, निकालोगे तो घटेगा। लेकिन बच्चों इतनी धीरे 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 दो कि ना बढ़े ना घटे, इसलिए बोला जाता है ये रिवर्सिबली। अब सर प्रैक्टिकली तो नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये थ्योरी, ये जो थर्मोडायनेमिक्स के हम ये जो लॉ पढ़ते हैं ये सब स्टैटिस्टिकल ही हैं। हेलो हेलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देयरफॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस बराबर होता है क्यू, धीरे धीरे देना मतलब रिवर्सिबली, लेकिन ये लेन देन कैसे करना है? कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए लिखा हुआ है क्यू पी। हाँ, रिवर्सिबली भी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर टी। तो डेल्टा सराउंडिंग हो जाएगा। हेलो, ठीक है। अच्छा, अब अगर डेल्टा एस सराउंडिंग हमने निकाल दिया तो खुद सोचो बच्चों, फिर से लिखा हुआ है नीचे मैंने, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? क्यू रिवर्सिबली जो लेन देन हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टी। ये फिर से क्यों लिख दिया सर? इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, इक्वल टू साइन होना चाहिए बच्चों। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर के हमने डिराइव किया हुआ है कि डेल्टा एच के बराबर होता है सिस्टम के। याद करो, क्यू वी बराबर होता है डेल्टा यू के और क्यू पी बराबर होता है डेल्टा एच के। याद है ये? बोलना पड़ेगा, सबको याद है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो बच्चों क्यू पी की जगह हम डेल्टा एच लिख सकते हैं। अच्छा सर, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे मैंने ये किया, मैं एक बार लिख भी देता हूँ आपके लिए कि डेल्टा एस जो सराउंडिंग का होगा वो बराबर होगा जो भी हीट एक्सचेंज हो रही है रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर टी। इट इज़ इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन लगाना है आपको। अब बच्चों ऐसा बताओ मुझे को कि मान लो सिस्टम ने, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो सिस्टम ने सराउंडिंग को 100 जूल हीट दी। सिस्टम ने सराउंडिंग को 100 जूल हीट दी, तो सिस्टम के लिए क्यू क्या होगा बच्चों? -100, क्योंकि देना इज साइन कन्वेंशन से माइनस। हेलो, और सराउंडिंग ने 100 ली तो उसके लिए तो ये +100 होगा। हेलो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैंने 100 दिया तो मैं -100, सराउंडिंग ने 100 लिया तो +100। इसको उल्टा देखो, मान लो सिस्टम को 200 रुपये मिला सराउंडिंग से, तो 200 मिला तो सिस्टम के लिए हो जाएगा +200, लेकिन सराउंडिंग के लिए तो हो जाएगा -200 ना। हेलो, अच्छा, तो बच्चों
अगर Q रिवर्सिबली जो भी लेन देन हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग का लिख रहा हूं तो यहां पे मुझे हीट एक्सचेंज मतलब हीट सराउंडिंग की लिखनी पड़ेगी कि उसको मिली कि उसकी गई। हेलो, ये कुछ भी हो, ये प्लस हो, अगर ये प्लस 100 हो सकती है, ये माइनस 100 हो सकती है, मैग्नीट्यूड तो 100 का ही है। लेकिन बच्चों अगर मान लेते हैं सराउंडिंग का, अगर मान लेते हैं सराउंडिंग का वो प्लस 100 है तो सिस्टम का वो माइनस 100 होगा। हेलो, लेकिन मुझे यहां पे कौन सी हीट पुट करनी है? जो सराउंडिंग की है। हेलो, 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 अच्छा, एक बार बच्चों मैं इसको रफ में बता देता हूँ, वाइट बोर्ड में बता देता हूँ आपको, थोड़ा ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपको समझना। एक एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले समझाता हूँ। मान लो एक डब्बा है, ठीक है, अपन एग्जाम्पल से ही काम करते हैं। मान लो डब्बा है, ये डब्बा कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और बाहर प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम ने हीट दी, कितनी दी? 100। कितनी दी? 100। अच्छा, अब अगर मुझे बच्चों डेल्टा एस लिखना है, किसका? सराउंडिंग का, तो क्या होगा? सराउंडिंग को कितने, सराउंडिंग के लिए हीट एक्सचेंज क्या है? क्यू रिवर्सिबली क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर सराउंडिंग के लिए क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? सराउंडिंग को 100 जूल मिला है। हेलो, तो सराउंडिंग के लिए होगा प्लस 100 अपॉन टी। अच्छा, डेल्टा एस सिस्टम का क्या है? वो होगा जो भी सिस्टम ने हीट एक्सचेंज किया है एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टी। सिस्टम ने क्या हीट एक्सचेंज किया है? सिस्टम ने 100 दिया है, तो सिस्टम के लिए होगा माइनस 100 अपॉन टी। होगा कि नहीं? हेलो, अच्छा, हीट एक्सचेंज को हम थर्मोडायनेमिकली डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और अगर हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर में होता है तो हमने देख भी चुका है ये वाकई में मैथमेटिकली डेल्टा एच के ही बराबर होता है। अच्छा, इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एच सिस्टम का क्या है? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट? सिस्टम तो सर 100 जूल फेंक रहा है, तो वो माइनस 100 होगा। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच तो नेगेटिव होता है ना सिस्टम। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। अच्छा, यस सर। तो बच्चों अगर सिस्टम के लिए डेल्टा एच जो है वो माइनस 100 है और मुझे फिलहाल निकालना क्या है? डेल्टा एच सराउंडिंग। क्या निकालना है मुझे? डेल्टा एच सराउंडिंग। और डेल्टा एच सराउंडिंग का एक्चुअली वैल्यू क्या है? प्लस 100 अपॉन टी। लेकिन मैं अपने इक्वेशन से सराउंडिंग हटाना चाहता हूं, तो सराउंडिंग हटा के मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूं? वहां पे मैं सिस्टम के वेरिएबल्स डालना चाहता हूं। तो मुझे यहां पे क्यू पी की जगह क्या लिखना चाहिए बच्चों? यहां मुझे क्यू पी की जगह अगर सिस्टम का कुछ फैक्टर लिखना है तो मैं डेल्टा एच सिस्टम लिखूंगा। लेकिन डेल्टा एच सिस्टम की वैल्यू क्या है तुम बताओ? फिलहाल माइनस 100 है। हेलो, लेकिन मुझे सराउंडिंग में ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो क्या मैं यहां पे माइनस डेल्टा एच पुट कर दूं कि जो भी सिस्टम का डेल्टा एच होगा वो इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा? हेलो बच्चों, क्योंकि बेटा मेरे को पूरे के पूरे इक्वेशन में
मुझे पूरे के पूरे इक्वेशन में जब स्पॉन्टैनिटी चेक करनी है तो मुझे सिर्फ सिस्टम की चीज़ें चाहिए, मैं सराउंडिंग क्यों निकालूं? यही ध्येय था ना गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन करने का। समझ रहे हो? तो अब मैं उस ध्येय पे आगे बढ़ रहा हूं कि मैं सराउंडिंग को निकालने के लिए सिस्टम के वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। और मैंने सिस्टम के वेरिएबल का इस्तेमाल डेल्टा एच का इसलिए किया क्योंकि हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो अगर मैं सिस्टम का डेल्टा एच पुट करूंगा तो वो जो भी होगा अगर उसमें माइनस लगा दूं तो सराउंडिंग की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। हेलो, तो ये सारी, अच्छा अब मैंने आपको बोला ना थर्मोडायनेमिक्स एक स्टैटिस्टिकल मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया उससे कुछ कंक्लूजन निकाला। अब बच्चों देखो ये आपको समझ भी ये एग्जाम्पल से ही आएगा, मैंने एक एग्जाम्पल लेके बात समझा रहा हूँ आपको। अब देखो इससे मैंने पता आपको ये समझा दिया, खुद देख लो ये सब मैं मिटा रहा हूँ। इससे मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया। क्या है जनरल फॉर्मूला? कि कभी भी तुमको डेल्टा एस सराउंडिंग को रिप्लेस करना है अगर, तो आप मैथमेटिकली उसको किसके बराबर कर सकते हो? माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। हेलो, मेरी बात समझ पाए बच्चों? सारे लोगों? यस सर। चलो बेटा, मैं मीटिंग आईडी आप लोगों को फिर से भेज रहा हूँ, फिर से आइए। आइए इस डेरिवेशन पे मैं फिर से आ जाऊँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, डेल्टा एस सिस्टम जो है वो, सॉरी डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो है क्यू रिवर्सिबली जो एक्सचेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टी। मैंने फिर से लिखा डेल्टा एस सराउंडिंग जो है इट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर पी अपॉन टी, बट इट विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चों? दिख रहा है ना, ये इक्वल टू का साइन है, इट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। सराउंडिंग को सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। लो अच्छा, इससे क्या उखाड़ लिया सर हमने? नेक्स्ट लाइन से आओ, देखो इससे ये उखाड़ा हमने कि हमको पता था डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह मैंने सीधा पुट कर दिया है माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। तो खुद देखो बच्चों, ये भी सिस्टम के टर्म्स में है, ये भी सिस्टम के टर्म्स में है। हेलो, अच्छा, टी क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसको पूरे इक्वेशन से इनटू कर दिया मैंने, तो ये बदल गया नेक्स्ट लाइन से टी डेल्टा एस टोटल बराबर टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। हेलो, अब क्या आपको स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन याद है? हाँ सर, तो नेक्स्ट लाइन से लिखा हुआ है फॉर स्पॉन्टेनियस या फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप लोग पूरा लिखेगा। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंडीशन क्या थी? डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। हेलो, अच्छा, तो मुझे बताइए बच्चों, डेल्टा एस टोटल यानी कि अगर ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कैपिटल टी यानी कि कैल्विन टेम्परेचर है वो कभी जीरो से, वैसे तो जीरो तक ही नहीं आ सकते आप, पर जीरो से कम तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। हेलो, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अगर ये भी पॉजिटिव होगा तो एल एच एस इज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कब? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हेलो, और क्योंकि ये बराबर है इस आर एच एस के, तो अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ये आर एच एस भी ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। अच्छा, तो हालांकि पहले आप इसी को लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लिखा है इस बच्चे ने, पहले आप इसी को लिख सकते हो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, आपने ये लिखा, फिर आपको यही लिखना चाहिए कि टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन जीरो। हेलो, पहले आपको ये लिखने के बाद यही लिखना है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, फिर अब थोड़ा सा हम इसमें मैथमेटिकल कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्यों आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से फिर मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस कॉमन निकाला तो क्या बन गया? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम बन गया। यहाँ तक राइट है? अच्छा, अब बच्चों अगर ये माइनस साइन मैं यहाँ से हटाऊंगा
यानी कि इसको आप लोग इसको ऐसे मत लिखना, बच्चे ने गलत लिखा है, इसको हटा ही दो आप नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर साइन हटाओगे तो आपको नहीं पता इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बच्चों बाकी लोगों बोलो। तो अगर ये माइनस साइन मैंने हटाया तो एक्चुअली कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम शुड बी लेस देन जीरो। हेलो, अच्छा यस सर। आगे बढ़ रहा हूं। अब इससे क्या हो गया बच्चों, अगर यहां से सिस्टम हटा दो तो देखो, अच्छा यहां सिस्टम नहीं हटाया, हाँ नहीं नहीं हटाया हटाया, आपको याद दिला रहा है वो। नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है और अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आपको भले नाम ना पता हो बच्चों, जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का अल्टीमेट रिलेशन निकाला था ना, उसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी सिस्टम किसके बराबर होता है, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम के। हेलो, और अगर आपको पिछला, ये आपको लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पिछला वो ऊपर वाली कंडीशन याद हो तो बच्चों डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तक ही हम आ गए थे सिस्टम के, और ये क्या होना चाहिए था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, लेस देन जीरो। मतलब डेल्टा जी अल्टीमेटली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव। हेलो, और सिस्टम लिखो या न लिखो बात सेम है, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन से लिखा है और करके। और डेल्टा जी मतलब सिस्टम की बात है, गिव्स अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और डेल्टा जी किसका है, सिस्टम का। तो आज से अगर कोई भी सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा यानी कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, सिस्टम का डेल्टा जी निकाल लो। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो सिस्टम खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, काम करेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लाइन से लिखा भी है बच्चों, रोमन नंबर 1 पे कंडीशन है कि अगर डेल्टा जी, रोमन नंबर 1 है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है यानी कि लेस देन जीरो है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, आपको उसको जबरदस्ती कराना पड़ेगा। और अगर डेल्टा जी जीरो आएगा तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, मतलब अब प्रोसेस ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। मतलब केमिकल रिएक्शन एक्चुअली दिखता नहीं है लेकिन फिजिकली बॉल तो दिखती है, मतलब वो रिएक्शन यहाँ पे है। उसको आगे ले जाओगे तो आगे नहीं जाना चाहेगा, पीछे ले जाओगे तो पीछे नहीं जाना चाहेगा, वो वहीं पे रहना चाहेगा। तो ये कभी भी कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है यानी कि बॉल ऐसे लोएस्ट एनर्जी पॉइंट में है, तो उस केस में उस सिस्टम के लिए, उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जीरो आएगा। आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी बात बच्चों, इस पे बहुत सवाल आते हैं, हालांकि पूरी गिब्स फ्री एनर्जी पे सवाल आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से, क्योंकि अभी तक सारी की सारी बात हुई है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करते हो तो किस, मान लो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है क्या नहीं है, आप डेल्टा जी से निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं उसी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो स्पॉन्टेनिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसको निकाला जा सकता है सर। हाँ बेटा, कैसे सर, आओ देखें। उसके लिए बहुत शानदार टेबल है बच्चों, आइए इस टेबल को समझें। बच्चों अब ये जो सब्सक्रिप्ट में स्मॉल आर लिखा है, भले आप मत लिखना, क्योंकि अब आपको पता है अगर हम कुछ नहीं लिख रहे मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ आर से रिएक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि प्रोसेस अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन ही होगा, है ना। तो आप आर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, कि अभी ताज़ा ताज़ा आपने सीखा है तो सीधा मैं आपको कॉमन सेंस लगवाता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा, आपके पास मैथमेटिकल टूल क्या क्या है, डेल्टा एच है, डेल्टा एस है, और उसके हिसाब से आप डेल्टा जी को सोचोगे। कैसे सोचोगे, डेल्टा जी का देखो फॉर्मूला भी उसने लिखा हुआ है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कोई तकलीफ। अब सामने देखना बच्चों, बच्चों अगर रिएक्शन जो है दो ही प्रकार के हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हीट। क्या क्या प्रकार हो सकता है दो बच्चों, या तो वो एक्सोथर्मिक हो सकते हैं या तो एंडोथर्मिक हो सकते हैं। इन दो के अलावा तो कुछ नहीं होता ना। हेलो, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड जो भी हो, साइन हमेशा नेगेटिव होगा सिस्टम के लिए। यस सर। अच्छा, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच सिस्टम का हमेशा पॉजिटिव होगा। हेलो, ये पहला कॉलम समझ में आया, ये
3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव क्यों लिखे मैंने? अच्छा, अब सर 3 क्यों लिखे हो? 3 इसलिए लिखा है बेटा, अभी आपको मैं कंडीशन बताता हूं कि एक्चुअली बच्चों एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस की घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तुमको क्या पता? नहीं पता ना भाई कोई भी, क्योंकि भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए ना। हेलो, सिस्टम का क्या पता सर? सिस्टम तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मतलब रिएक्शन तो पता नहीं सर करोड़ों प्रकार के हो सकते हैं। तो सर करोड़ों प्रकार के होने में एंट्रोपी सिस्टम की क्या हो सकती है? 2 ही कंडीशन है सर, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। हेलो हेलो, अच्छा यस सर। तो बच्चों अगर एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है तो आइए उसकी कंडीशन देखिए। जैसे पहले मैं मान रहा हूं एंट्रोपी बढ़ रही है, अगर पॉजिटिव है, पहले मैं सिर्फ एक्सोथर्मिक का केस कर रहा हूं। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है। अब खुद सोचो बच्चों, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा? खुद सोचते हैं। सर डेल्टा एच आपने नेगेटिव कर दिया तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के होता है। अच्छा, अगर सर डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, मैं कहता हूं वैल्यू कुछ भी हो, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है मैं कहता हूं -100 है, माइनस टी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर सर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो ये वाला फैक्टर जो है ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अब ये अगर नेगेटिव रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो ना, फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस ऐड होगा और आंसर हमेशा माइनस आएगा। हेलो, मतलब ऐसी कंडीशन में डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। समझ रहे हो यहां नेगेटिव क्यों लिखा है? ये सोच से, हेलो सोच नहीं लिखी, लेकिन ये सीधा आंसर लिखा है नेगेटिव। हेलो, मतलब ऐसे केसेस में बच्चों डेल्टा जी सिस्टम का हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए ऐसे रिएक्शन हमेशा क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस। एट ऑल टेम्परेचर लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, अदरक करो लहसुन करो, फर्क है ना पड़ेगा। ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ेंगे। कोई तकलीफ? अच्छा, अब अगर बच्चों एक्सोथर्मिक का ही केस है, अब अगर एंट्रोपी नेगेटिव हुई क्या फर्क पड़ेगा? आइए देखें। जैसे डेल्टा एच सर नेगेटिव वाला केस है, मान लो डेल्टा एच -100 है, माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस बच्चों नेगेटिव है मतलब यहां पे कुछ वैल्यू आ जाएगी माइनस में, और ये माइनस माइनस मिलके चीजें हो जाएंगी, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटा? ये बदल जाएगा प्लस में। कोई तकलीफ? बदल जाएगा ना प्लस में। यस सर। इस एंड। अच्छा, अब बच्चों टेम्परेचर पे बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये टेम्परेचर डेल्टा एस से इनटू होने के बाद जो फैक्टर बनाएगा वो फैक्टर 100 से, या कोई भी उस समय गिवन एंथैल्पी है, अगर ये फैक्टर बड़ा हो गया बच्चों तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस सर। और अगर ये फैक्टर छोटा रहा तो नेगेटिव। तो देखो ये फैक्टर के लिए वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर तुमने हाई रखा, तो वही कह रहा है, अगर टेम्परेचर तुमने हाई रखा तो वो डेल्टा एस को 2 बार नेगेटिव इसलिए लिख रहा है क्योंकि टेम्परेचर पे जिम्मेदारी आ गई। तो अगर टेम्परेचर तुमने हाई रखा तो हाई टेम्परेचर पे ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा जो कि डेल्टा जी को पॉजिटिव कर देगा। देखो डेल्टा जी पॉजिटिव लिख दिया है, कब? हाई टेम्परेचर पे। हेलो, और अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो ये जीत जाएगा और ये डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। हेलो, यस सर। तो बच्चों ये पूरी कहानी यहां समझाई नहीं गई है, लेकिन ये आपको यहां फॉर्मुलेशन से दिख जाएगा। और वहां इंग्लिश भी लिखी हुई है
कि अगर टेम्परेचर तुमने लो रखा है तो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब रिएक्शन, ऐसे डंडी इसलिए लगी है कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कब? एट लो टेम्परेचर। और अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया है। नहीं समझ में आता है? नहीं सर। ठीक है। नेक्स्ट एंडोथर्मिक देखो बेटा। अब एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव ही होगा सर, ठीक है। अब डेल्टा एस दो ही चीज हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मान लेते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो क्या फर्क पड़ेगा सर? डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब +100 माइनस टी। डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां से मैं हटा देता हूं। अब ये माइनस मतलब फिर अब सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो टी डोमिनेट करेगा और चीजों को नेगेटिव कर देगा। हेलो, तो यहां पे एक्चुअली देखना, एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव दो बार लिखा है यहां पे मैंने फिर से। जैसे ऊपर नेगेटिव दो बार के केस में कहानी बन रही थी, यहां पॉजिटिव दो बार के केस में बन रही है। हेलो, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ तो ये प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर नेगेटिव हुआ तो ये क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लेकिन कब? हाई टेम्परेचर। हेलो, अब लास्ट कंडीशन, अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो आइए ये डेल्टा एस की नेगेटिविटी भी चेक कर लें। भाई डेल्टा एच तो पॉजिटिव का केस ही देख रहे हैं हम, तो ये तो मान लो +100 ही है माइनस टी। अगर डेल्टा एस बच्चों नेगेटिव हुआ तो बच्चों यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब टी पे फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पॉजिटिव, तुम्हारा मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तुम हो तो प्लस ही, तो अल्टीमेटली तुम डेल्टा जी को तो पॉजिटिव ही बनाओगे। तो देखो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा एट ऑल टेम्परेचर, और अगर पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे किसी भी टेम्परेचर पे। यस सर। ये बच्चों हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि बहुत जरूरी है। हालांकि डेल्टा जी वाली पूरी ही कहानी बहुत जरूरी है, ये आपको स्कूलों के हिसाब से भी पता होना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ से हमारा नहीं, एक ये पॉइंट क्रमांक 5 और कर लेते हैं बच्चों। लेकिन नहीं बेटा, अभी नहीं कराऊंगा मैं पॉइंट क्रमांक 5। पॉइंट क्रमांक 5 में आपको या चलो कर सकते हैं। देखो देखो बच्चों, हालांकि इक्विलिब्रियम चैप्टर के बाद ही ये होना चाहिए, पर हो गया, इतनी सी बात जान लो। देखो इक्विलिब्रियम की हम एक कंडीशन तो समझ चुके हैं, भले एक केमिकल रिएक्शन दिखता नहीं है, एक फिजिकल बॉल दिखती है। क्या बॉल अगर यहां है तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड। यहां है तो कहां जाएगी? बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि बॉल मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना चाहती है। वैसे ही केमिकल रिएक्शन भी ऐसा होता है बच्चों, वो फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड जाता है? क्या करने के लिए? इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए, मिनिमम एनर्जी पे पहुंचने के लिए। और ये मिनिमम एनर्जी का स्थान कहलाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? नो सर। अच्छा, अब बेटा बॉल तो तुमको आंखों से दिख जाएगी, लेकिन रिएक्शन आंखों से नहीं दिखता। तो रिएक्शन कहाँ है, उसके इक्विलिब्रियम को देखने के लिए जो हम मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। ये मैं लिखवाऊंगा, पर इक्विलिब्रियम में क्या कहलाता है वो? रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। किससे? क्यों से? किससे? क्यू से। अच्छा, अब जो रिएक्शन कोशेंट क्यू होता है बेटा, वो इक्विलिब्रियम के टाइम पे वो क्यू जो होता है वो के बराबर हो जाता है। मतलब के क्या है? के बच्चों किसी भी रिएक्शन के लोएस्ट पॉइंट को दर्शाता है। मतलब इस पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का जो मैथमेटिकल टूल होता है उसे कहते हैं के, जो कहलाता है इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। हेलो हेलो, और इक्विलिब्रियम के दौरान क्यू और के बराबर होंगे। हेलो, हेलो, अच्छा, ये इससे क्या? अरे सर बेटा डिटेल दूंगा ना इक्विलिब्रियम में, मतलब
यहाँ पे हमारे मेरा काम इतने से चल जाएगा। तो अब मैं आगे यहाँ कहानी कर रहा हूँ गिब्स एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम अब देखो एक और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है बच्चों जो बहुत जरूरी है, तो हम उसमें आपको सीधे वी नो दैट से ही बात बता रहा हूं कि जो किसी भी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी में स्मॉल आर जो लिखा है ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है ना बच्चों, वो स्टैटिस्टिकली बराबर होता है डेल्टा जी नॉट के, यानी कि उसके स्टैंडर्ड स्थिति के डेल्टा जी के, प्लस आर टी एल एन के। आर होता है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आप जानते हो, टी कैल्विन टेम्परेचर होता है, और एल एन इज मैथमेटिकल फंक्शन एल एन, और के होता है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और एक्चुअली बच्चों ये एल एन के नहीं लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए एल एन क्यू, और क्यू क्या हो जाएगा? रिएक्शन कोशेंट। क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली ये बच्चे ने गड़बड़ लिखा हुआ है, आपको ये लिखना चाहिए QUOTIENT। ये है एक्चुअल एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को और डेल्टा जी को रिलेट करता है। तो एक बार फिर से कह रहा हूं, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी एट एनी पॉइंट बराबर होता है उसकी स्टैंडर्ड डेल्टा जी से। स्टैंडर्ड मतलब उस जो भी रिएक्शन हो रहा होगा उसका कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन होगा, वो सवाल यूजुअली डिफाइन कर देता है, रटने की जरूरत नहीं होती है ना। तो डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन का बराबर होता है स्टैंडर्ड डेल्टा जी के प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू के। क्यू है रिएक्शन कोशेंट। इतनी बात सबको राइट है? हेलो, यस सर। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है सर? बेटा इक्विलिब्रियम में बॉल ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, मतलब ओवरऑल इफेक्टिव काम क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम क्या जीरो हो जाएगा? कोई भी वर्क नहीं करेगा, तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। हेलो, अच्छा, डेल्टा जी जीरो हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड स्थिति का मतलब है जब तुम स्टैंडर्ड काम करते, अभी तो फिलहाल तुम्हारा स्थिति इक्विलिब्रियम का है, पर जब तुम करते तो वो तो डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड स्थिति का। तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है बच्चों? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। तो अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के भी जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो गया माइनस आर टी एल एन के। और आपको अगर पता हो एल एन मतलब होता है लॉग बेस टू द पावर ई, लेकिन हमको वैल्यूज हम एक्चुअली यूज करते हैं लॉग बेस टू द पावर 10 की। तो एल एन ऑफ ई को, यानी कि एल एन को अगर आपको लॉग में बदलना है बच्चों तो एक मल्टीप्लायर लगता है मैथमेटिकल 2.303 का। तो एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ दैट थिंग। ये मैथमेटिकल जानकारी आपको दे दी मैंने, कोई तकलीफ? बोलना पड़ेगा? नो सर। अच्छा, तो वही चीज मैंने यहां पे किया हुआ है कि डेल्टा जी नॉट बराबर हो गया माइनस आर टी एल एन के, या डेल्टा जी नॉट बराबर हो गया माइनस 2.303 आर टी, छुपा हुआ है मैं लिख दे रहा हूं लॉग ऑफ के। हेलो, और एल एन की जगह मैंने लॉग लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। हेलो, कोई तकलीफ? नो सर। और एक्चुअली ये मैं इसलिए कराया हूं बच्चों क्योंकि आपको थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम के हिसाब से भी बताना पड़ता है, यानी कि के हिसाब से भी बताना पड़ता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो आइए ये चेक करा दूं। फिर से लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन से, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो क्या रटे हो? डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होना चाहिए, यही रटे हो ना? तो डेल्टा जी नॉट अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तुमको नेगेटिव चाहिए तो बच्चों डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है? माइनस 2.303 आर टी लॉग के। हेलो, तो डेल्टा जी अगर तुमको नेगेटिव चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, तो यहां माइनस तो ऑलरेडी है, बस आपको देखना है ये माइनस माइनस ही रहे। उसके लिए 2.303 आर टी तो कुछ नहीं करेगा, उसके लिए आपको केवल लॉग के पॉजिटिव चाहिए। अगर लॉग के पॉजिटिव हुआ तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। हेलो, तो अगर तुमको डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग पॉजिटिव चाहिए। कोई तकलीफ बच्चों? नो सर। अब
लॉग अगर आपको मैथमेटिकली पता हो तो ठीक है, वरना वो मैथमेटिकल फंक्शन मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है बच्चों। अगर ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस को मैं कह रहा हूं लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। मतलब अगर x का वैल्यू 1 है तो log x 0 आएगा। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है, यहां पे सारी वैल्यू हो गई लेस देन 1, तो log x नेगेटिव आएगा, y के नीचे आ गया ना। और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो log हमेशा पॉजिटिव होगा। हेलो, हेलो। तो ये ग्राफ एक बार मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये ग्राफ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग से देख के बनाएंगे। ये मेरा लॉग का ग्राफ है। ये लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा है। उसमें पॉइंट क्या हो गया बेटा मेरा? पॉइंट हो गया मेरा ये। इस पॉइंट पे x क्या है बच्चों? 1 के बराबर है। और ये क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे x अगर ये 0 है तो ये हो गया 0 से 1 की बात। तो x अगर 1 से छोटा है, x अगर 1 से छोटा है तो log x क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। देख लो ना, log x नीचे आ रहा है। हेलो। और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी कि ये पूरी बात, तो इस पूरे समय के लिए ये जो ग्राफ है ये क्या है? log x जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर है। हेलो। बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, तो आप इस ग्राफ को एक बार बना लीजिएगा रिकॉर्डिंग देखते हुए। हालांकि इस बच्चे ने भी ठीक बनाया हुआ, पर ये बातें गलत लिखी हैं, है ना? गलत नहीं, थोड़ा सा। तो एक्चुअली मैं आपको सिखा क्या रहा था? मैं आपको सिखा रहा था वो एक्चुअली वो बात मैं लिख देता हूँ। ये पेंसिल से जो इसने लिखा हुआ, आप ये ना लिख के इसी बात का निष्कर्ष लिखना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तुमको क्या चाहिए? तुमको लॉग के पॉजिटिव चाहिए। हेलो। तो लॉग अगर आपको पॉजिटिव चाहिए, मतलब जिस चीज का लॉग है, यानी कि जो k का लॉग है, इसका वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए? तो एक्चुअली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, जिसके लिए लॉग के पॉजिटिव होना चाहिए, जिसके लिए के 1 से बड़ा होना चाहिए। हेलो। हेलो। तो ये बच्चों हो गया रिलेशनशिप स्पॉन्टेनिटी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k के साथ। आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये भी एनसीईआरटी बताती है, आपको अभी पता होना चाहिए। अब बच्चों ये जो स्पॉन्टेनिटी का काम है ना, ये जनरली पता है हम किस चीज़ के लिए चेक करते हैं? केमिस्ट्री में हम जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का और इक्विलिब्रियम का, वो देखते हैं बच्चों बैटरियों में। और बैटरियों से शायद आपको पता है आजकल पूरा दुनिया चलती है। मतलब अरे आपकी मोबाइल की बैटरी, आपके रिमोट की बैटरी, आजकल तो बैटरी ऑपरेटेड ऑटो रिक्शा, गाड़ियाँ, घर के एलईडी, घर का जो इन्वर्टर, ये सब बैटरियों से ना चल रहा है बेटा। रिचार्जेबल बैटरियाँ। हेलो। ये रिचार्जेबल बैटरियाँ क्या कैसे बनती हैं, इसको क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। पर फिलहाल मैं आपको केवल इतनी बात बता दूं, ये बैटरीज पता है बच्चों कैसे काम करती हैं? कि कोई मान लो रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी, और रिएक्शन खुद ब खुद C प्लस डी बना रहा है। जब भी ये काम होता है, मान लो ये काम में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ के मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया भी हुआ है। हेलो। बनाया है ना डैनियल सेल? हेलो। यस सर। अच्छा, तो मान लो ये रिएक्शन में लेन देन होते हुए ए बी इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके सी डी बनाए, और उस बीच में आप आ गए तो आपने इलेक्ट्रॉन का लेन देन यूज कर लिया। मतलब बैटरी केमिकली रिएक्ट करके डिस्चार्ज हुई और आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और पूरा का पूरा ए बी सी डी में बदल गया। अब आप फिर बैटरी को चार्ज कैसे करते हो? आप जबरदस्ती जो नॉन स्पॉन्टेनियसली होना होता है आप वो करवा देते हो, तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। तो सारा सी डी वापस ए बी में कन्वर्ट हो जाता है, बोलते हैं बैटरी चार्ज हो गई। अब फिर से उसको आगे बढ़वा दो। होता है ना रिचार्जिंग, चार्जिंग, रिचार्जिंग, चार्जिंग, रिचार्जिंग, आप रोज ही करते हो मोबाइल में। हेलो। तो स्पॉन्टेनिटी का काम यहां पे आता है।
तो स्पॉन्टेनिटी अगर चेक कर ली, ये सब चेक कर लिया, तो सर बताओ जो आप बैटरी बनाए हो, बैटरी का पोटेंशियल, क्योंकि भाई एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज। फॉर्मूला याद है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इतना तो रटे ही होगे ना फिजिक्स में। तो पोटेंशियल का देसी मतलब मैं कहता हूं औकात। औकात तुम्हारा जो काम करके उसको वहां लेके आओ, औकात है बोलते हैं। अच्छा, वो औकात बच्चों एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ अ सेल भी कहलाता है, और वो भी रिलेट कर सकते हैं। बड़ा ज़रूरी फॉर्मूला, आइए देखें। ये भी स्टैटिस्टिकल फॉर्म है बच्चों। देयर इज नो डिराइव्ड फॉर्मूला इन थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकली लिए गए हैं, जैसे कोरोना भाई उस देश में इतना हुआ तो फिर ये बढ़ गया तो यहाँ लॉकडाउन लगा दिया, देखो इस बार हो गया तो कहानी रुक गई। तो ये स्टैटिस्टिकल फॉर्म है बच्चों की। 10वें दिन इतना पीक आ जाएगा क्योंकि वहां आया था, तो एक एक्स एग्जाम्पल लेके कुछ फॉर्मुलेट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। तो ये कोई डिराइव्ड फॉर्मूले नहीं है। हेलो। यस सर। अच्छा, तो यहां पे स्टैटिस्टिकली निकल के आया कि किसी भी सेल का अगर आपको ईएमएफ, यानी कि पोटेंशियल को बच्चों ईएमएफ भी कहते हैं, है ना, तो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है इसने, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। हालांकि इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ऐसे ही कराए, आप इसको देसी भाषा में इलेक्ट्रिकल वर्क मानो, क्योंकि डेल्टा जी जूल में आता है तो एनर्जी है, वर्क है, तो भाई यूजफुल वर्क है ना। तो डेल्टा जी बच्चों स्टैटिस्टिकली बराबर होता है माइनस एन एफ ई के। ई क्या है? ईएमएफ। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। एन क्या है बच्चों? देखो नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब जो लेन देन होता है रिडॉक्स से हमने देखा है ना, तो किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एन है। एफ होता है बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे फैराडेज नंबर। फैराडे नंबर क्या होता है बच्चों? एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल पे तो काम करते नहीं, हम मोल्स में काम करते हैं। हेलो। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। ये देखो नीचे निकाला भी हुआ है फैराडे नंबर। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, देखो लिखा हुआ है। 2 पे होगा इंटू 2 और 1 मोल पे होगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब सॉल्व करते हो तो लगभग बराबर आता है 96500 के, और क्योंकि चार्ज है तो यूनिट इसकी कूलम होगी। हालांकि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करो, कूलम में एफ पुट करो, और ई का वैल्यू, ई सर पोटेंशियल है मतलब वोल्ट होगा, तो ये सब कट आप इसको एमएलटी सिस्टम से देख लीजिएगा, ये सब जूल के बराबर आ जाएगा। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। तो एक फॉर्मूला स्टैटिस्टिकली हमने ये रट लिया डेल्टा जी का, कि डेल्टा जी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एन एफ ई। हेलो हेलो। बस बच्चों, इसके बाद ऐसे ही सब कुछ लिखा हुआ है, वो तो यहां बच्ची नहीं लिखा हुआ है। फॉर जेई का मतलब होता है बच्चों मेंस नहीं, एडवांस की बात है। तो इसके बाद की जो कहानियां हैं वो मैं आपको कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी आपसे अब इच्छा यही है कि आप ये सब फालतू की पंचायतों को छोड़ के जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करिए। और सबसे पहले तो आप क्लास नोट्स पढ़िए, और क्लास नोट्स पढ़ने के बाद आप अगर संभव हो